बच्चों, वेलकम टू एके एट द रेट ऑफ फिजिक्स का पंचनामा। आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पर। कूलॉम्स लॉ हमें नेचर, जैसे हमने पिछली बार प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस एट्रैक्शन माइनस माइनस रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन, ये नेचर बताया था मुझे चार्ज का। लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिपल्सन फोर्स होगा, एट्रैक्शन फोर्स होगा, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, कितना लगेगा। तो कूलॉम्स लॉ में आज बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। कूलॉम्स चाचा ने हमें बताया है कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मान लीजिए एक चार्ज है Q1 प्लस और एक चार्ज है प्लस Q2। एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है प्लस Q2। इसके सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस है R। मान लेते हैं इस चार्ज का नाम 1 और इसका 2। ये पहला चार्ज, ये दूसरा। तो चूंकि ये प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो रिपल्सन करेगा, तो ये इसको रिपल्सन करेगा, यानी धक्का लगाएगा, और ये इसको धक्का लगाएगा। थोड़ा समझिएगा कि ये जब इसको धक्का लगाएगा, इसका नाम दे देता हूं F1 2, मतलब फोर्स ऑन 1 और ड्यू टू 2। इसी तरह ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, F21, वेक्टर लगा देते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, माइनस भी ले सकते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो फोर्स 1 2, फोर्स F21। तो कूलॉम साहब ने बताया कि ये जो फोर्स है ना F12 इक्वल टू F21, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इक्वल तो दिख ही रहा है और अपोजिट होता है। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि F बिटवीन बोथ ऑफ द चार्ज F इज इक्वल टू F12, मॉड लगा देंगे तो माइनस खत्म कर देंगे, F21। ये बताया। कहने का मतलब है कूलॉम साहब ने क्या बताया कि ये दो प्लस प्लस चार्ज लिए तो ये रिपल्सन करेगा, प्लस प्लस लिया है तो बताया उन्होंने कि F12 माइनस F21। कहने का मतलब कि फोर्स जो लगेगा एक दूसरे के इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, क्योंकि फैक्टर क्वांटिटी है फोर्स आपका। आगे बात करते हैं। अब देखिए कूलॉम साहब ने बताया इसका क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए क्या किया। उन्होंने बोला कि जो ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, लेकिन इस डायग्राम में तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ही होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज होगा। पहली बात क्या बोला कूलॉम से चाले कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में R²। R क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक। तीसरी बात उन्होंने क्या बताया कि दो ही बात करते हैं। पहले इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो F इज इक्वल टू, इसकी प्रोपोर्शन हटाएंगे तो K Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये फोर्स लगेगा कैसे। मान लीजिए ये इसको धक्का मारेगा तो हो सकता है कि इधर भी ये बॉडी चार्ज चला जाए, ये इसको धक्का मारेगा तो इधर भी चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि ये जो फोर्स होता है वह एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, मतलब इसी के डायरेक्शन में होगा। जैसे ये फोर्स इसको लगा रहा है, देखिए इधर ही जा रहा है, ये इसको लगा रहा है इधर ही लगा रहा है, तो ये डायरेक्शन जो होगा फोर्स एक्ट्स along center of charge, मतलब चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है ना, उसी के अकॉर्डिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है। अगर रिपल्सन है तब तो है, अगर एट्रैक्शन होता तो ये इसको धक्का इधर ले आता, ये इसको इधर खींचता, तो ये लाइनिंग ज्वाइनिंग नहीं है फोर्स का हो। तो कहने का मतलब है कूलॉम साहब ने बताया कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब एक बात उन्होंने बताया और कि ये जो फोर्स है वो हमेशा वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। अपन चर्चा करेंगे इसको थोड़ी देर में। पॉइंट चार्ज
तो कितनी बातें बताया। पहली बात कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 दोनों चार्ज के, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के, बीच के जितना दूर रहेगा चार्ज उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कम होगा। जितना ज्यादा चार्ज लेंगे, बड़े बड़े चार्ज लेंगे तो ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। और ये जो लाइन, ये जो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, चूंकि ये वेक्टर है, वो क्या होगा, फोर्स एक्ट्स अलोंग सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब जो लाइन ज्वाइन करेगा अलोंग सेंटर ऑफ चार्ज के, लाइनिंग ज्वाइन, फोर्स एक्ट्स लाइन ज्वाइनिंग, इस दोनों के सेंटर पे जोड़ने वाले लाइन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि इसको धक्का लगाएगा तो इधर चला जाएगा, ठीक। अब एक बात और बताया उन्होंने, पॉइंट चार्ज के बारे में तो बताया कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात बताया कि ये जो F होता है डिपेंड्स अपॉन मीडियम, F डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मतलब अगर एयर में दोनों चार्ज है तो अलग, अगर आपका कीचड़ में रख दिया दोनों चार्ज को अलग, अगर ग्लास में रख दिया तो अलग। तो ये सारी बातें उन्होंने कूलम साहब ने बताया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये K क्या है, ये K क्या है, देखिए। तो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैंने आपको तीन चीजें सिखाई कि F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू घट जाएगी, Q1 Q2 चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। तो ये K क्या है, K इज कांस्टेंट कॉल्ड कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इस K की वैल्यू क्या क्या होता है, ये K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मैंने आपको बोला था ना कि ये जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, मीडियम पे। अलग अलग मीडियम में अलग अलग माध्यम में लगेंगे तो फोर्स अलग अलग हो जाएगा। तो ये K किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अलग अलग जगह पे ले जाएंगे, अलग अलग मीडियम में लेके जाएंगे तो K की वैल्यू बदलेगी तो फोर्स बदल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये K की वैल्यू फ्री स्पेस में, आज हम फ्री स्पेस की ही बात करेंगे, फ्री स्पेस यानी एयर। तो वैल्यू ऑफ K इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर K की वैल्यू वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या एयर में होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। K की वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फॉर फ्री स्पेस या हवा के, ठीक। तो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, और इस K को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फ्री स्पेस में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। लेकिन इसका यूनिट पता करते हैं, किसका यूनिट, K का। तो K का यूनिट निकालते हैं, तो K इजिकल टू क्या हो जाएगा, F, यहां से F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, ठीक। तो यूनिट लिखिए, F का क्या होगा, न्यूटन, R का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और चार्ज है, चार्ज को क्या बोला था, कूलम, और फिर से एक कूलम, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट यहाँ क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में। इसी प्रकार इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस K का कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। कैसे, F का mlt-2, R का L स्क्वायर, Q का डायमेंशन सिखाया था 80, ये 80 A स्क्वायर T स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m L और L स्क्वायर LQ, T-2 और T-4, A माइनस, देखिए फोर्स का mlt-2, ठीक है, और R स्क्वायर का L स्क्वायर, Q1 का A स्क्वायर T स्क्वायर, सॉल्व करके
यूनिट और डायमेंशन भी हो गया इसका। अब बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज के बारे में बोला था कि ये पॉइंट चार्ज के लिए वेरिड होता है कूलम्स लॉ। तो ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो पॉइंट चार्ज होता है कि जैसे चार्ज को कम जगह में समेटा होना, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से समेटा हुआ, कम स्पेस में समेट के रखे। मान लेते हैं एक बड़ा सा मेटल है अपने पास, मेटेलिक ब्लॉक, मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, गोला है, और उस पर बहुत सारे चार्ज फैले हुए हैं। तो क्या वो पॉइंट चार्ज है? तो कहेंगे नहीं, वो पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक छोटा गोला है 1 mm का, और उस पर चार्ज है चारों तरफ, उसके ऊपर पूरे क्या है, चार्ज है, तो उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे इसको पॉइंट चार्ज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ा वाला गोला था ना अपना मेटेलिक, वो भी पॉइंट चार्ज है। बोलोगे वो कैसे सर? मान लीजिए वो वाला गोला मैं आपके पास भेज दूं, एक मेरे पास और एक आपके पास। अरे सर आप बोलोगे इतना दूर, अरे आपसे तो मेरा रिश्ता बहुत नजदीकी का है। कोई बात नहीं, तो वो जो मेटेलिक गोला है वो जब आप मेरे पास से देखोगे तो वो छोटा छोटा दिखेगा, और जब मैं आपको देखूंगा तो वो छोटा छोटा दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो भी क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है डिस्टेंस। अब देखिए बड़ा वाला गोला एक मेरे पास था, एक आपके पास था। आपने जब मेरे गोले को देखा तो छोटा छोटा दिखा, हमने आपके गोलों को देखा तो छोटा छोटा दिखा। तो कहने का मतलब होता कि पॉइंट चार्ज का एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं होता। पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पर, आर। इसके इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है आर, उस पर डिपेंड करता है। अब अभी जो कूलम्स लॉ पढ़ा उसको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। If distance between two charges are doubled, then Coulomb's force becomes F/4, F/2, 2F and 4F। अब देखिए हमने क्या किया कि आपको सिखाया था कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r। तो R की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे, R की वैल्यू बढ़ाएगा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब आपने क्या किया, R की वैल्यू को क्या कर दिया, 2 गुना, तो F डैश वाला क्या हो जाएगा कि 1 में 2r का होल स्क्वायर। तो f डैश इज इक्वल टू 1 में 4r, क्या हो जाएगा 1f/4। पहले वाले 4 से क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, चौथाई बचेगा। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल है कि मान लिया आप क्या करते हैं कि इस दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको आधा कर देता हूं। इसको क्या कर देता हूं, आधा। तो आधा करूंगा तो क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, तो आधा कीजिएगा तो देखिए r/2, तो r/2 यानी r/4। अरे 4 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि फोर्स को, बीच के डिस्टेंस को, चार्ज के बीच के डिस्टेंस को यदि अपन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। और इसके बीच की दूरी को यदि कम करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हो जाता है, स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ का नेक्स्ट टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ये अपन ने सीखा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये तो सीख ही लिया, ठीक है। ये मतलब फाइनली न्यूमेरिकल से भी अपने को क्लियर हो गया कि R की वैल्यू यदि आप बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू बढ़ाएंगे घट जाएगी, और R की वैल्यू कम करेगी तो बढ़ जाएगी। देखा था ना, R की वैल्यू को आधा किया था तो फोर्स 4 गुना हो गया था। तो ये सब सारी चीजें आज पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। कूलम्स लॉ तो सीख ही लिया कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका सदिश रूप पढ़ेंगे। सदिश रूप पढ़ने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले की तरह एक चार्ज लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज लेते हैं Q2, इसके बीच का मतलब इसके सेंटर से सेंटर को मिलाने वाले बीच का लाइन, इसकी डिस्टेंस है R मॉड में देते हैं, मतलब इस बार जो डिस्टेंस लिया है उसका मैग्नीट्यूड लिया है R। ठीक, अब फोर्स की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ।
तो रिपल्सन फोर्स लगेगा यदि प्लस लिया है तो रिपल्सन, ये इसको रिपल्सन करेगा तो F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, मतलब पहले वाले चार्ज पर, पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के द्वारा लगने वाला बल F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इधर कौन सा फोर्स होगा भाई, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको यदि 1 इसको 2 करते हैं। क्लियर, मतलब दूसरे वाले चार्ज पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, 1 के कारण। क्लियर, अब बात करते हैं, मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं F12 का। अब देखिए वेक्टर की बात करूंगा तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, इसका दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, एक तो ये और एक ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1। क्यों भाई, क्योंकि देखिए फाइनल क्या है, R2 माइनस R1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने आपको पढ़ाया है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब इधर से इधर जाएगा तो फाइनल कौन सा है, 2, और इनिशियल क्या है, 1। इसी प्रकार यहां क्या होगा, R1 माइनस R2। क्लियर, तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ R है उसका दो वेक्टर निकल के आ गया अपने सामने, R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब इसका फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए F12 कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए ये तो स्केलर में ही है, मतलब स्केलर में है, इसका तो डायरेक्शन तो है नहीं, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड आया तो मुझे इसका डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन देने के लिए क्या क्या लगाते हैं अपन, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब एकांक सदिश, इसको क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अपने को निकालना है F12 का, मतलब इस डायरेक्शन का। तो F12 का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो अपने को ये वाला डायरेक्शन चाहिए, तो ये वाला डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। यूनिट वेक्टर का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे लगा दिया ना, R1 माइनस R2 इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब हमने आपको सिखाया है कि यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A। यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A। क्लियर हो गया। अब देखिए, मतलब मैं इसको क्या करूं, यूनिट वेक्टर में चेंज कर दूं, जैसे यहां किया, यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया R1 माइनस R2, इसको मैं क्या कैसे चेंज कर दूं, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, देखो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो पहले लिखूंगा वेक्टर A, यानी वेक्टर A का मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यानी R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब देखो एक्चुअल में थोड़ा कि यहां तो लिख ही दिया। अब एक्चुअल में जो R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, इस R के इक्वल है। अरे R1 माइनस R2 जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, इस मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 मॉड किसके इक्वल है भाई, R के। अरे R के मैग्नीट्यूड के इक्वल है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस R की जगह पर ये लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, इस मैग्नीट्यूड R की जगह पर ये लिख दूं तो क्या हो जाएगा, R1 अब माइनस R2 का मॉड का स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा R1 अब माइनस R2, R1 माइनस R2, और नीचे में भी है, अरे नीचे में है ना R1 माइनस R2, R1 अब माइनस R2।
तो ये क्या हो जाएगा दोनों मिलके r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इनटू r1 माइनस r2, तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 का होल क्यूब। फाइनली लिखता हूं इसको, फाइनली लिखता हूं, देखिएगा फाइनली इसको लिखता हूं मैं, तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यूब और यहां पे R1 माइनस R2, अरे हो जाएगा ना R1 माइनस R2, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा ही था, इसमें वेक्टर का साइन लगेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, फिर से देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले अपन ने F12 इज इक्वल टू लिखा, फिर ये यूनिट वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर की इस फॉर्म में लिखा, तो मैग्नीट्यूड लिखा और उसका मैग्नीट्यूड लिखा और वेक्टर के फॉर्म में लिखा, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये क्यू मिल गया। तो कुल मिला के आपका इस डायरेक्शन का फोर्स का वैल्यू क्या है, ये है। आया? अब देखिए अगर मैं उस डायरेक्शन की बात करूं F21 के डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूं, दिखाता हूं कैसे। डायरेक्ट लिख सकता हूं, चिंता को नहीं करो। अब देखो F21 लिख रहा हूं मैं। अब अपने को कौन सा साइन डायरेक्शन लेना है, इस डायरेक्शन में वेक्टर, इस डायरेक्शन में वेक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा, K डायरेक्ट लिख रहा हूं Q1 और Q2 अपॉन में, ये क्या हो जाएगा इस तरफ वाला, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ R2 माइनस R1। तो देखिए क्या आया यहाँ F12 और F21 में क्या अंतर आया, देखिए जब यहाँ 1 2 लिया तो यहाँ 1 माइनस, देखो 1 2, यहाँ 2 1 लिया तो 2 1। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इससे अपने को यही पता चलता है कि आपका जो फोर्स है, मैंने आपको पहले भी कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करके बताया था कि ये जो फोर्स होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए यहाँ 2 माइनस 1, जब ऐसे भी अपन क्लियर कर सकते हैं कि जब फोर्स है अगर रिपल्सन होगा तो इस तरह से रिपल्सन होगा, अगर एट्रैक्शन होगा तो इस तरह से एट्रैक्शन होगा, इस तरह से एट्रैक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो अपन ऐसे निकाल ही लेते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए F इज इक्वल टू, ये तो सीखा है हमने Q1 Q2 अपॉन में R, इसको FE भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। FE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे डिनोट करते हैं। ऐसा ही एक फोर्स के बारे में हमने 11th क्लास के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, FG इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। याद है बच्चों, G होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे लिखिए इसको छोटा वाला, Fg इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल का फर्क। ठीक है, अब इसमें हम आज देखते हैं, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, अभी तो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं बोर्ड का, फिर IIT JEE का भी टॉपिक अपन इसमें डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल बढ़ाएंगे। अब देखिए जब मैं इसकी सिमिलरिटी की बात करता हूँ, सिमिलरिटी मतलब देखिए फार्मूला तो सेम है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ये भी इनवर्स का फॉलो करता है। तो सिमिलरिटी क्या है, पहले दोनों में क्या समानता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी देखिए, सबसे पहला सिमिलरिटी तो क्या है कि Fe एंड Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा सिमिलरिटी क्या है। दूसरा सिमिलरिटी क्या है, एक सिमिलरिटी ये हो गया, दूसरा सिमिलरिटी बता दो। फर्स्ट हो गया, दूसरा बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग
द सेंटर। मतलब हमने बताया था कि Q1 Q2 लेंगे तो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो इसी लाइन पे होगा। यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी जब लगेगा दो बॉडी पे M1 M2 पे, वो भी इसी लाइन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि बॉडी इधर मूव करने लगेगा। ठीक है, ये तो सिमिलरिटी होगी। डिसिमिलरिटी की बात करते हैं। डिसिमिलरिटी की बात करते हैं फर्स्ट, तो सबसे पहला है Fe जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या करता है, एट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी। तो ये Fe एट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन भी करता है और एट्रैक्शन भी। ठीक, बट ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, सिर्फ एट्रैक्शन। Fg ओनली एट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा जो वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो देखिए कि ये जो Fe की वैल्यू होता है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको बताया था ना K की वैल्यू डिपेंड करता है, K की वैल्यू आपका हवा या एयर या वैक्यूम का आया था। ठीक है, तो Fe डिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बट Fg जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ये G मतलब मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप ग्रेविटेशन की वैल्यू कहीं भी निकाल लो, कीचड़ में निकाल लो, पेट में निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, ग्रेविटेशनल वैल्यू, ग्रेविटेशनल जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो Fg जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो ये छोटी सी कहानी हो गई क्या कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतर है वो क्या है कि आपका जो Fe है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि K की वैल्यू डिपेंड करती है 9 × 10⁹, और Fg की वैल्यू जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये अभी बच्चों इसको क्लियर कर ही लिया है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं कि अभी हमने Fe और Fg पढ़ाई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज पढ़ा है। एक्चुअली मैं एक ऑलरेडी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो Fe होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। ज्यादा कैसे होता है ऐसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ये न्यूमेरिकल करिए। एक्सप्लेन करने का तरीका देखिए, F = K Q1 Q2 अपॉन में R², ये हो गया Fe, और Fg = G M1 M2 अपॉन में R²। अब देखिए मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे। मैं सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो Fe होता है ना Fg से बहुत बड़ा होता है। कैसे क्लियर करते हैं, देखिए K की वैल्यू तो होती है 9 × 10⁹, और G की वैल्यू होता है कितना 6.67 × 10⁻11 होता है ना। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए इस K की वैल्यू 10 के पावर 9 है और इसकी वैल्यू 10 के पावर -11, तो K की वैल्यू ज्यादा है ना। तो K की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब Fe की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ज्यादा ही है, और G की वैल्यू कम है तो मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए Fg की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो एक्चुअली ऐसे भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब स्थिर विद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी पे न्यूमेरिकल करते हैं, और ये क्लियर भी करके मैं दिखा दूंगा कि कितना ज्यादा होता है, वो क्लियर करके दिखाता हूं मैं। अभी ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि Fe जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ज्यादा। अब देखा होता हूं मैं न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है कि फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg for the two electron places at same distance apart in air। मतलब हवा में दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन रखे, तो उस दोनों के लिए एक बार तो क्या निकालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल निकालिए, एक बार क्या निकालिए, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल निकालिए। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है।
और दोनों का रेशियो निकाल के बताइए। Fe और Fg का क्या निकालिए, रेशियो। क्लियर करते हैं इस सवाल को। सारी वैल्यू दे रखा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the minus 31 किलोग्राम, के कूलम्स कांस्टेंट 9 into 10 to the 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी क्लियर कर ही रखा हूं मैं आपको। और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट G की वैल्यू 6.67 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, आपको क्लियर करवा ही रखा है। अब मैं निकालता हूं, देखिए Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और Fg की वैल्यू क्या है भाई, G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। और अपने को निकालना क्या है, Fe अपॉन में Fg। अब चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो K पहला इलेक्ट्रॉन इंटू दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर होगा, और तो क्या हो जाएगा ये K Q स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही आएगा। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना सवाल में, तो इलेक्ट्रॉन का मास में क्या आएगा, G M स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए सेम ही है, तो ये R और R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब देखिए Fe अपॉन में Fg इज इक्वल टू K की वैल्यू रखिए 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 90, और G की वैल्यू भी रखेंगे अपन, G की वैल्यू रखेंगे 6.67 into 10 to the power minus 11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 9.1 10 to the power minus 31, स्क्वायर में है स्क्वायर। ठीक, ये दोनों का रेशियो आएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा Fg Fe अपॉन में Fg कीजिएगा तो आएगा 10 के पावर 42, 10 टू दी पावर क्या आएगा 42। सॉल्व कीजिएगा आप लोग। अब इससे क्या पता चला, देखिए इसको मैं Fe लिखूंगा यदि, तो Fe इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 42 इंटू Fg। तो यहां से भी क्या क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 के पावर 42 टाइम्स 10 टू दी पावर 42 टाइम्स बड़ा है। तो 10 के पावर 42 को अप्रॉक्स लिखेंगे तो 10 टू दी पावर क्या आएगा 40, 10 टू दी पावर 40, यानी Fe अपॉन में Fg का रेशियो क्या आएगा 10 टू दी पावर 40। कहने का मतलब मैंने आपको क्लियर बोला ही था पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में 10 के पावर 42 यानी 10 के पावर 40। अब यही गेम आप प्रोटॉन के लिए खेल सकते हैं। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। किसके लिए खेल सकते हैं, प्ले विद सेम गेम विद प्रोटॉन इन योर होम। आप अपने घर में प्रोटॉन के लिए गेम खेलिएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू डालनी पड़ेगी, बाकी तो इजी है। इसको घर पे कीजिएगा आप लोग। एक सवाल और करेंगे, बाकी इस सवाल को कीजिएगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। हमने इलेक्ट्रॉन के लिए करके दिखाया, आपको प्रोटॉन पे करके दिखाना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। और एक सवाल और कर लेते हैं।